Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in this video clip we are going to discuss how to paraphrase a poem. I mean that what is meant by paraphrasing. So first of all you have to open page number 50 and to look at your books. Here we are discussing how to paraphrase a poem. Okay dear students, what is paraphrasing? First of all we will discuss and we will explain what is meant by paraphrasing, and after that we will discuss how to write a paraphrase. Paraphrase किसी poem का हम किस तरह लिखेंगे. Paraphrase की अपनी मानी जो है वो क्या है? तशरीह है. जिस तरह हम उर्दू में किसी शेर जो है उसका तशरीह करते हैं, इसी तरह हम इंग्लिश में भी शेर का जो है वो तशरीह करते हैं, लेकिन वो तशरीह जो है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैराफ्रेज. तो पैराफ्रेजिंग क्या है इंग्लिश में? इसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, आप जरा अपने बुक्स को देखिए. What is paraphrasing? So paraphrasing is rewriting the poet's words or ideas in your own words without altering the meaning. Paraphrasing जो है is rewriting, वो बस सिर्फ दोबारा लिखना है. क्या दोबारा लिखना है? The poet's words, शायर के जो अल्फाज है वो दोबारा लिखना है. मिसाल के तौर पर शायर ने ये पोएम में ये कहा है, The dawns awake a flash of smoldering flame and fire ignites the east in higher, o'er all the sky so grey forlorn, the torch of cold is born. इसका ये आपको दोबारा लिखना है. पोएट का के जो अल्फाज है वो आपको दोबारा लिखना है, बट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में लिखना है. शायर इसके लिए अपने इस्तेमाल पोएटिक वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप पोएटिक वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सीधा साधा अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करेंगे और उसके ख्याल को दोबारा लिखना है विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग. मीनिंग में कोई अल्टरिंग, कोई चेंजिंग नहीं होगा. उसका जो ख्याल है बस वही ख्याल लिखना है, लेकिन अपने अल्फाज में लिखना है. उसके बाद स्टेंजा किसे कहते हैं? अ स्टेंजा टेक्स द शेप ऑफ प्रोज. बस स्टेंजा जो है वो प्रोज के फॉर्म में आता है, स्टेंजा जो है वो पोएटिक फॉर्म में होता है. स्टेंजा जो है वो तो शेर की तरह होता है, लेकिन हम इसका पैराफ्रेज जब करते हैं बस शेर से सिर्फ सीधा साधा जुमलों को हम इसको चेंज करते हैं, बस ये क्या हो बनता है? पैराफ्रेज बनता है. मतलब ये कि स्टेंजा जो है ये पोएटिक फॉर्म में होता है, बस पोएटिक फॉर्म से प्रोज फॉर्म में, नसर में तब्दील करना है. आसान अल्फाज में आपको मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेंजा जो है वो राइमिंग वर्ड्स उसके आखिर में होते हैं, बस आपको एक पैराग्राफ में उसको तब्दील करना है. इट इज अबाउट द सेम लेंथ एज द ओरिजिनल. स्टेंजा जब इसका आप तशरीह करते हैं ये वही लेंथ में होगा, आप ज्यादा इसमें तफसील नहीं देंगे, बस उन अल्फाज का सादा अल्फाज में अपनी शायर का ख्याल जो है वो बयान करना है. क्यों? बिकॉज द पर्पस इज टू रिप्रेज विदाउट लीविंग आउट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्योंकि पैराफ्रेज का मकसद ये है कि शायर का जो ख्याल है वो दोबारा लिखना है और बगैर किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ने की. इसमें आप कोई भी अपना एडिशन भी इसमें आप नहीं करोगे और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी छोड़ना नहीं है आपको. मिसाल के तौर पर हम किस तरह एक पैराफ्रेज को लिखेंगे? पैराफ्रेज किस तरह लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पैराफ्रेज जब हम किसी शेर का या स्टेंजा का करते हैं इसी तरह करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक थॉट ग्रुप्स. जो थॉट ग्रुप्स हैं स्टेंजा में शायर के ख्याल होते हैं, एक ख्याल, दो, तीन ख्याल होते हैं, मुख्तलिफ ख्याल होते हैं. उनको सबसे पहले वो क्या करना है? मार्क करना है कि इन दोनों लाइन में ये ख्याल है, इस लाइन में ये ख्याल है, इसमें ये ख्याल है. बस उन ख्यालात को फिर क्या करना है? उनको फिर सादा अल्फाज में बयान करना है. पहला पॉइंट ये है. सेकंड क्या करना है पैराफ्रेज लिखने के लिए? पैराफ्रेज द मैसेज इन सिंपल टेक्स्ट. फिर ये थॉट्स जो है इसको आपने मार्क किया, उसने आपने उनको हाईलाइट किया. उसके बाद सिंपल टेक्स्ट, सादा अल्फाज में शायर का जो मैसेज है इस स्टेंजा में वो आपको फिर बयान करना है. और थर्ड क्या करना है? चेंज पोएटिक वर्ड्स इन सिंपल वंस. जो पोएटिक वर्ड्स है
पोएटिक वर्ड जो है वो क्या करना है, वो सिंपल अल्फाज में आपको तब्दील करना है। मिसाल के तौर पर शायर जो है वो अक्सर कहता है आसमान रो रहा है या रोता है, लेकिन आसमान तो रोता नहीं, इससे मतलब शायर का क्या होता है, शायर का मतलब ये होता है कि यानी बारिश होती है वगैरह। ये शायर मुख्तलिफ तशबीहात वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको क्या करना है, वो सीधा और सादा अल्फाज में ये बयान करना है। अभी पहले स्टेंजा का जो क्या है, इसका पैराफ्रेज है, उन्होंने दिया है। जरा आप अपनी बुक को देखिए, पेज नंबर 51 को निकालिए। पेज नंबर 51 पर उन्होंने पहला स्टेंजा दिया है, द डांस अवेक अ फ्लैश ऑफ स्मोल्डरिंग फ्लेम एंड फायर। द डांस अवेक, सूरज का ये जागना, तुलू होना जो है, अ फ्लैश ऑफ स्मोल्डरिंग फ्लेम एंड फायर। ये स्मोल्डरिंग फ्लेम एंड फायर यानी सुलगती हुई शोले और आग की एक चमक है। इग्नाइट्स द ईस्ट, जो मशरक को रोशन करता है। दिन हायर हायर, फिर ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा, यानी आग आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा जाता है। और ऑल द स्काई, पूरी आसमान पर छा जाता है। सो ग्रे खाकिस्त्री कलर में, फॉरलोन तने तन्हा, द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बोर्न, और सोने की एक चमक जो है वो पैदा होती है। इसका नीचे उन्होंने आपको पैराफ्रेज दिया है। पैराफ्रेज उन्होंने दिया है, इन दिस पोएम ही रिमाइंड द रीडर, लेकिन ये पैराफ्रेज नहीं है। उन्होंने जो ये पैराफ्रेज दिया है ये असल में पैराफ्रेज नहीं है, ये असल में बैकग्राउंड है। ये सिरे से बिल्कुल पैराफ्रेज है ही नहीं, क्योंकि ये इन अल्फाज का मतलब नहीं है, बल्कि ये इस पोएम का पस मंजर है। ये शायर ने ये पोएम क्यों लिखा है, इसका पस मंजर है। तो ये आपको सिंपल अल्फाज में इसी तरह करना है कि the dance awake, the poet in these lines the poet says that the dance awake, that when the dawn is awakening, it means that when the sun rises, so it is like a smoldering flame and fire which ignites, which enlighten the east, and after that it goes higher than higher, and it covers the whole sky, and after that the torch of gold is born. It means that a light is born, a light is created after that. So आपको शायर का ये मतलब जो है, मैसेज जो है, वो आपको सीधा साधा अल्फाज में बयान करना है। इसके बाद आपसे शायर क्या कहता है, पैराफ्रेज द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। पहले स्टेंजा का उसने आपको तशरीह किया, इसके बाद सेकंड स्टेंजा जो है, इसका ख्याल मतलब जो है आपको खुद अपने अल्फाज में बयान करना है। अभी स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं हाउ टू समराइज अ पोएम। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू समराइज अ पोएम। किसी पोएम का हम समरी किस तरह लिखेंगे, किस तरह हम इसका समरी बयान करेंगे। ये सिर्फ पोएम लिखने का, पोएम का समरी जो है वो सिर्फ पोएम की समरी बयान करने का और लिखने का तरीका नहीं है, बल्कि जो भी हो, पोएम हो या स्टोरी हो, प्रोज में भी हो, अगर कुछ भी हो, जो भी हो, इसका अगर आप समरी लिखते हैं, खुलासा लिखते हैं, तो इसके लिए आपको ये पॉइंट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आप किसी सबक का या किसी पोएम का या किसी जो भी आर्टिकल वगैरह हो, इसका अगर आप समरी लिखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले रीड द पोएम थारोली। रीड द पोएम थारोली। थारोली मीन कंप्लीटली। सबसे पहले पोएम जो है या जो भी सबक है, इसको कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर आप रीड करेंगे, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इसका जो मतलब है, मीनिंग है, ये समझना है। अगर इनमें को जो मुश्किल अल्फाज हो उनको समझना है और अपने जहन में वो याद करना है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है, राइट डाउन द पॉइंट्स लिखना है। जब आप किसी पोएम को लिखते हो या पोएम की समरी को लिखते हो या किसी दूसरी सबक की समरी को लिखते हो, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ उन्होंने दिया है राइट डाउन द पॉइंट्स, नॉट ओनली द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट अहम पॉइंट्स होते हैं ये लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ कोई वजीर आजम आया, उसने 1 घंटा तकरीर किया और 1 घंटे तकरीर में उसने क्या कहा, उसने बहुत कुछ कहा, क्योंकि 1 घंटा तकरीर में वो बहुत से बातें कर सकता है जो 10-15 पेजेस में भी वो लिखना जो है मुश्किल होता है। लेकिन उसने आप
पॉइंट्स थे वो लिखना है। मिसाल के तौर पर उसने लोड शेडिंग पर बात की, इसके अलावा हॉस्पिटल की और जो अमला है या सेहत पर उसने बातें की, इसके अलावा सड़कों पर बातें की, इसके अलावा तालीम पर बातें की। तो ये मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको ये लिखना है। अगर इसके बाद कोई आपसे पूछता है कि मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म ने अपने बयान में क्या कहा, तो आप मुख्तसर अल्फाज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप बयान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समरी कहते हैं। तो समरी लिखने के लिए इसमें जो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने साथ लिखना है, और जो इररिलेवेंट है, गैर जरूरी अल्फाज है, उनको छोड़ना है। इसके बाद क्या करना है, अरेंज द पॉइंट्स इन ऑर्डर, इन पॉइंट्स को तरतीब में लिखना है। जो बात पहला सबसे पहले करना हो वो पहला लिखना है, जो बाद में करना हो वो बाद में लिखना है। इसकी तरतीब से ये लिखना है आपको। इसके अलावा क्या करना है, फाइंड द कंक्लूजन। इस पूरे पोएम या आर्टिकल जो भी हो, स्टोरी हो या कोई स्पीच वगैरह हो, तो इसका कंक्लूजन मालूम करना है, नतीजा और खुलासा मालूम करना है। उसने ये बातें की, ये की, खुलासा इसका मालूम करना है। इसके अलावा क्या करना है, राइट इन प्रॉपर ऑर्डर, वो प्रॉपर ऑर्डर मुनासिब तरतीब में लिखना है। मुनासिब तरतीब में लिखना ये मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप क़ायद-ए-आज़म एक सबक है, बहुत लेंथी सबक है, इसका अगर आप खुलासा लिखते हैं तो प्रॉपर ऑर्डर में ये लिखना है, समरी लिखना है। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब ये, अगर आप इससे शुरू करें कि मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप ये पॉइंट शुरू करें कि क़ायद-ए-आज़म ने सियासी पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार की, इसके बाद ये किया, उसके बाद पाकिस्तान को पाकिस्तानी नेशन के लिए पाकिस्तान को आज़ाद किया, और इसके बाद जब है आप आते हैं किस तरफ, उसकी तालीम की तरफ, उसके डेट ऑफ बर्थ की तरफ, तो ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले उसके डेट ऑफ बर्थ पर बात करना है, कब पैदा हुई, उसके बाद उसने बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की, उसके बाद आला एजुकेशन कहाँ से हासिल की, उसके बाद उसका सियासी किरदार और पाकिस्तान जीतना, और उसके बाद उसकी डेट ऑफ डेथ जो है उसकी तरफ जाना है। तो ये क्या है, प्रॉपर ऑर्डर में ये सब पॉइंट्स लिखना है। और आखिर में क्या करना है, आखिरी पॉइंट्स बहुत अहम है। A summary is usually 1/3 of the original text. समरी हमेशा के लिए, हमेशा जो है वो 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट होगा। मिसाल के तौर पर किसी अगर एक सबक है या एक पोएम है, ये 3 लाइन में है, ये इन 3 लाइनों का मतलब जो है आपको एक लाइन में बयान करना है। या मिसाल के तौर पर ये 3 पैराग्राफ है, सबक जो है 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ का मतलब आपको एक लाइन में बयान करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जुमला लिखता हूं कि आई, यहां मैं लिखूंगा आई saw a person and that person was from China. मैंने एक शख्स को देखा और वो शख्स जो था उसका ताल्लुक चाइना से। तो आप आसान अल्फाज में इसी तरह भी लिख सकते हैं, आई सा अ चाइनीज पर्सन। तो ये इसका क्या है, खुलासा है, आई सा अ चाइनीज पर्सन। मिसाल के तौर पर जो भी आपको लिखना है तो ये 1/3 लिखना है, 3 अल्फाज को, 3 जुमलों को एक ही जुमले में बयान करना है। और इसी तरह भी नहीं करना है कि आप एक जुमला को छोड़ देते हो और इसके बाद 2 जुमलों को छोड़ देते हो और इसके बाद तीसरा लिखते, ये नहीं, बल्कि तीनों जुमलों का मतलब एक ही जुमला में, और 3 पैराग्राफ का एक पैराग्राफ में, और 3 पेजेस का एक पेज में वो बयान करना है। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट पॉइंट में और नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इंशाल्लाह ग्रामर को डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस सबक और इस पॉइंट को समरी और पैराफ्रेज लिखने के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना काफी। वस्सलाम वालेकुम।